हेल्थ में हमसे बहुत आगे हैं, एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। वो अपनी मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है उनको हर एक फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि सबसे पहले हमें एजुकेशन, हेल्थ इस पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद हमें डिफेंस पे करना चाहिए। अच्छा, मैं इसी मतलब नज़र से देखते हैं कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी मतलब अपनी सेफ्टी के इतिहाद से ली है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी इसमें। जैसे वो लोग चाहते हैं कि जैसे आप उसके देख लें 400 मीटर उसकी रेंज है मिसाइल की, तो अब वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी के काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भी कर रहे हैं, उनको सेल भी कर रहे हैं, परचेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं। मैं तो उसको इसी तरह से देखता हूँ क्योंकि मतलब आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो इस वजह से उनका बनता है ये चीज़ें वगैरह लेना। सबसे बड़ी नाकामी समझता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर अपना डिफेंस नहीं किया। जैसे पाकिस्तान ने नवाज़ दौर में एक इंडस्ट्री लगा ली जिससे F-16 भी तैयार की, F-1700 तैयार भी तैयार किए, लेकिन जो उन्होंने राफेल लिए हैं वो एक तो उनकी इकॉनमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना ही था, सबसे पहले अपनी पब्लिक की भूख मिटाते, उसके अलावा अपने बंदों को अच्छा खाना देते, अच्छा रोज़गार देते, अपने आबादी को कंट्रोल कर लेते किसी न किसी तरीका। वो अपनी पॉपुलेशन की जो उनकी मजबूरियाँ हैं, जो उनकी मुसीबतें जो उनके गले में पड़ी हुई हैं, जो सबसे बड़ी मुसीबत है उनके लिए उनकी आबादी है कि दुनिया की आधी आबादी उनके पास बैठी है। सर जिस तरह खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो किसने कह दिया खाने के लिए कुछ नहीं? देखें आप, अगर आप हम लाहौर में खड़े हैं, लिबर्टी में खड़े हैं, हमें पता है कि हमारी आबादी 23 करोड़ से कम है और 22 करोड़ से ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो वो 150 करोड़ अबव है, उनको खाने के लाले कैसे ना पड़े होंगे। और आप उनकी ज़राअत का सिस्टम भी देख लें। मेरी बात सुने, जिस तरह उनकी आगे है सर, जिस तरह उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और जिस तरह से वो अपने हर सेक्टर उनका बूस्ट कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज हम देखते हैं कि आए दिन भारत कोई ना कोई बड़े काम कर रहा होता है। आपको लगता है कि उस मुल्क में रोज़गार नहीं होगा, उस मुल्क में आपको लगता है कि रोटी के लाले होंगे? बिल्कुल ये बात आप ठीक, नो डाउट कि वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक मखसूस तबका है, एक मखसूस तबके के अलावा कोई भी नहीं है। अगर तो आप इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली उनका देख लें, उनकी रेशो क्या खड़ी हुई है, सोसाइटी में उनका मकाम क्या है इस वक्त। लेकिन सेल्फ डिफेंस का राइट उनके पास है, ठीक है उन्होंने लिया है, करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अच्छे हथियार हैं। क्योंकि उनके एक क्रिकेटर्स के ट्वीट से पहले भी जो हमारे पास अपना एक ओपिनियन था वो आज भी कायम है कि इनसे कर कुछ नहीं सकते, जो मर्जी कर लें, डिफेंस उनका बेसिक्स राइट है। अगर इसकी S-400 की रेंज की बात करें, ठीक है, तो उसकी रेंज ना 400 किलोमीटर तक किसी भी मतलब टारगेट को मार गिरा सकती है अपने सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। और अगर हम देखते हैं चाइना की बात करें तो चाइना के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, उसके पास भी इस रेंज तक अभी तक कोई हमें सुनने में आ रहा है कि कोई भी मौजूद नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के लिए भारत खुद को रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए? भारत जो है ना काफ़ी तरक्की कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो चाइना भी कर रहा है, तो भारत एक अच्छा मीन्स के कंपीटेंट बन रहा है चाइना के ख़िलाफ़। तो इन फ्यूचर देखें ये जो आजकल जो जंगें हो रही हैं ना, वो मतलब लड़ाई वगैरह तो कम हो रही है, जो जंगें हो रही है वो टेक्नोलॉजी की हो रही हैं, वो हो रही है माशी तौर पे जो जंगें हो रही हैं। तो भारत भी यही कोशिश कर रहा है कि अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करे और अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करे। पहले बहुत पीछे था चाइना से, चाइना की टेक्नोलॉजी काफ़ी मज़ीद तक आगे जा रही थी, वेपन्स उनके इतने अच्छे आगे थे, टेक्नोलॉजी आजकल देख लें हॉस्पिटल्स में भी जाएं तो उनके रोबोटिक्स सारी नर्सेस वगैरह टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब तो बगैर मतलब हर किसी के गेस्टर्स होते हैं मोबाइल के, उसमें देख लें आप हाथ वगैरह के साइंस करेंगे तो पिक्चर्स वगैरह आ जाती है। तो भारत को यही फील हुआ था कि मतलब चाइना में कभी भी इनकाउंटर कर सकता है इस तरह की चीज़ों से। तो अब यही है, भारत के आने वाले वक्त में शायद हो सकता है कि तैयारी करें, लेकिन मेरे हिसाब से चाइना को नहीं इनकाउंटर कर सकते वो लोग। मैं समझता हूँ कि ये जो हथियारों की जंग है ना, ये मुस्तकबिल में नहीं होने वाली, क्योंकि जो आगे जंग होने वाली है वो इकनॉमिकली होनी चाहिए। चाइना इकनॉमिकली यूएसए को सबसे ज़्यादा खतरा, इंडिया को यूएसए को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से इकनॉमिकली, ठीक है। और चाइना है भी बहुत पावरफुल, और मैं समझता हूँ कि ये यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं, ये जो आर्म सप्लाई करते हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, यही नहीं चाहते कि हमारे एशिया में जो है ना वो अमन आए, क्योंकि अगर एशिया में अमन आ जाए तो इनके जो आर्म्स हैं, इनके जो मतलब जो जेट्स हैं, ये कौन खरीदेगा? ये और तो कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि सबसे बड़े जो है हम इनके हथियारों के गाहक जो है ना वो हम पाकिस्तान, इंडिया यही हैं। चाइना तो अपने खुद बना रहा है, उनके पास जैसे मर्जी तैयारी उनके पास मौजूद है। सबसे पहले तो अभी नंदनवा जैसे पायलट अपने दुरुस्त करें, पहले वो हमारे जैसे पायलट लेके आए उन जहाज़ों को चलाने के लिए। अगर वो ले भी आए तो हमारे F-17 का तैयार, वो कभी भी हमारे कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। अगर आ भी जाएं तो मैं आपको ये बात आज एडवांस में बताने जा रहा हूँ कि जो आगे आने वाला वक्त है ना, वो 5th जनरेशन वार का है। कभी भी हम इस तरह लड़ के नहीं जीत सकते। आगे किसी को भी आपने अगर कमज़ोर करना है, उसकी इकॉनमी से कर सकते हैं, उसकी जो यूथ है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 70% यूथ पे डिपेंड कर रहा है। आप इसकी यूथ को ख़राब करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो वार है जो 5th जनरेशन वार हो सकते हैं, वेपन वार नहीं हो सकती।
कभी भी न्यूक्लियर वार कभी भी नहीं होगी नेक्स्ट। सर आपने जैसे कहा कि किसी की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए मतलब किसी को मार गिराना है तो उसकी इकोनॉमी को गिरनी गिरनी चाहिए और कुछ भी चाहिए। नहीं। तो भारत की इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा बूस्ट कर रही है इस बार कोविड में, सबसे ज़्यादा जो ग्रो की है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्ट की है, पाकिस्तान की माइनस पे जा रही है। आप फिर इसको कैसे देखते हैं? देखिए इन हालात में हम भारत को बीट कर पाएंगे? नहीं, भारत को बीट करना हमारा बेसिक मकसद नहीं है। हमारा जो बेसिक मकसद है वो है अपने पाँव पे खुद खड़े होना। अभी भारत की जो इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो वो करती रहे, हमें उससे कोई लेना, हमें अपने आप को पहले दुरुस्त करना है, फिर उसके बाद दुश्मन को देखना है कि दुश्मन क्या कर रहा है। अच्छा सर, जिस तरह भारत अपने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, हम देखते आए दिन वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, जिस तरह उन्होंने कोविड पे भी बड़ा जल्दी रिकवर किया है अपने मुल्क में और वैक्सीनेशन बनाकर, और भी बहुत सी हम चीज़ों पे देखते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ऐड करता जा रहा है और तो और वो एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करता जा रहा है। वही हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें इस चीज़ों में तो पाकिस्तान की जानब से तालिबान को यह पैगाम दे दिया गया है, जिन्होंने ये कहा कि हम इसको नहीं मानते कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये बॉर्डर है, हम इसको ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते, इसको हम बॉर्डर कहेंगे, इस पर हम बाड़ लगाएंगे। और बाड़ पर हमने 95% तक काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया हुआ है, हमारा खून शामिल है ये बाड़ लगाने में, हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, हम इससे किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रहे। और वो कहते हैं कि हमें बेशुमार इससे नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें 90% जो हमले होते हैं ना वो अफगानिस्तान से होते हैं। आप कहते हैं कौम डिवाइड हो जाएगी, कौम डिवाइड हो जाएगी, वहां से उठ के लोग आते हैं, यहाँ पे लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा वाजिया जो पंच लाइन है, जो एक ही लाइन में बात की गई है कि बाढ़ हम लगा के रहेंगे, बाढ़ तो लग के रहेगी, बाढ़ से हम पीछे नहीं हट रहे। और दूसरा, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दूसरा बयानिया नहीं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, बाढ़ लग कर रहेगी, बाढ़ हम लगाएंगे, हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, हम इससे पीछे नहीं हट रहे। ऐसे ही स्टैंड की जरूरत थी, ऐसे ही स्टैंड की जरूरत थी कि हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं। तुम अगर ये समझते हो ना कि नहीं हम अटक तक आएंगे तो हम इधर तक आएंगे तो हम उधर तक जाएंगे, इसको हम नहीं मानते, उसको हम नहीं मानते, उधर को हम डिवाइड होगी, ये लगने नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, ये पाकिस्तान करके रहेगा। ये वाजिया रियासत पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये प्लान के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये हम जारी रखेंगे, हम इसे नहीं पीछे हट रहे। अब दूसरा, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कि जी इमरान खान के साथ अदारे नहीं हैं, अदारे साथ छोड़ चुके हैं, इमरान खान फारिग होने वाला है, अदारे साथ नहीं हैं, अदारे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। ये याद रहे, DGISPR स्टेट का बयानिया, स्टेट के नुमाइंदे, स्टेट का नुमाइंदा ये कह रहा है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन हैं, हम एक पेज पर हैं। अब नवाज शरीफ को जो खारिज थी, नवाज शरीफ साहब के डील हो रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, डील हो चुकी है, और यहाँ पे सहाफ़ियों ने कॉलम भी लिख दिए कि इंटरनेशनल जो है वो प्रेशर है, नवाज को वापस लाया जा रहा है, फ़ौज और अदारे नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं, ये बातें की गई। DGISPR साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ डील की बातें मन घड़त और क्यास आराइयाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें न घसीटा जाए इन मामलात में, हमें दूर रखा जाए, ये तुम्हारी अपनी गंदी सियासत है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमें इस मामले में ना घसीटो। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं है। शाम के प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट को डील और इस तरह की बातों से बाहर रखा जाए। डील के हवाले से बातें मन घड़त और क्यास आराइयाँ हैं। डील की बातें करने वालों से पूछा जाए कि कौन डील की बातें कर रहा है और इसके मुहर्रकात क्या हैं, शवाहिद क्या हैं। ये कहा गया है DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से कि ना हम डील कर रहे हैं, ना हम डील करने लगे हैं, ना हमारे पास ये इख्तियार है और ना हम इन मसलों के अंदर आना चाहते हैं। ये तुम्हारा अपना मसला है, ये अदारों का मसला है, अदालतों ने सज़ाएं दी हुई हैं, सज़ाएं भुगतें, और ये अपना सियासी नैरेटिव अपने सियासी पर्पज़ अचीव करने के लिए आप अदारों को बदनाम ना करें। तो ये बड़ी ही जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मज़ीद भी बेशुमार बातें की गई, लेकिन जो बड़े बड़े एक इंडिया के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़, वो हमारे सामने आ गया। ड्यूरेंट लाइन,
बाढ़ के हवाले से मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया, फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हमारे सामने चीज़ें वाज़िया हो गई कि हम इमरान खान के साथ हैं, यानी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही है ना, तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और नवाज शरीफ के साथ कोई डील नहीं हो रही, कोई इसमें सदाकत नहीं है। दूसरे नंबर पे एक सवाल किया गया कि क्या आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत को दूसरी दफ़ा दोबारा एक्सटेंड करेंगे, तो इस पर भी रियासत की जानब से DGI-SPR की जानब से इसको कहा गया कि तरदीद की गई कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ये सिर्फ ऐसे ही बातें हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर 10-15 साल पुरानी अगर हम बात कर लें तो शायद इतना ज़्यादा डिफेंस के ऊपर पैसा नहीं लगाता था। अपनी इकोनॉमी को उन्होंने फोकस किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो थोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको वो करते रहे। लेकिन अभी जाकर उनको जब लगा कि यार हमारी इकोनॉमी इतनी हम एक्सपेंड कर चुके हैं, हमारे पास पैसा इतना है कि हम राफेल भी ले सकते हैं, हम S-400 सिस्टम भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम हो सकता है कि जो F-35 है इन फ्यूचर, आज नहीं तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हम कहें अमेरिका को यार हमें ये F-35 भी चाहिए, हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है जेब में, तो चांस है बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर कि वो भी खरीद सकें। लेकिन क्या हम लोग ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास इस वक्त पॉवर्टी जो लाइन है उससे जो नीचे की तरफ जाने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। जो हम लोग की जो परचेजिंग पावर है वो डे बाय डे वो डाउन हो रही है, ठीक है। हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, जो हमारे डेट्स थे वो इंतहा के आगे बढ़ गए हैं। मतलब जो हमारा टोटल GDP है उसके 80% हम उधार में हमारा जाता है, जो हमने लोन लिए हुए हैं। तो 20 रुपए हमारे पास फिर बचते हैं 100 में से, उसके ऊपर फिर हमने ये सारी चीज़ें करनी है, मुल्क में डेवलपमेंट भी करनी है, एजुकेशन हेल्थ को भी चलाना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है, साथ में अपना डिफेंस को भी पालना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो क्या हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे? क्या ये इतनी ही इसकी अशद ज़रूरत थी हमें कि हमने क्योंकि हिंदुस्तान ने ख़रीदा राफ़ेल, तो हमने कहा अगर आपने ख़रीदा, हमें अगर राफ़ेल नहीं मिल रहे तो उससे मिलता जुलता उसके आसपास का कोई भी जहाज़ हम चाइना से कहेंगे यार आप हमें दे दो और हम आपसे ये ख़रीद रहे हैं। तो मकसद ये है कि जब आपके पास पेट भरा हुआ हो, आपके तन पे कपड़े अच्छे आप पहन रहे हो, सर्दी के लिए सर्दी के कपड़े, गर्मी के लिए गर्मी के कपड़े, बिजली गैस जो एक बेसिक ज़रूरियात हैं वो आपके पास पूरी हो रही हो फिर बड़ा मज़ा आता है कि बिल्कुल आपके जहाज़ आ रहे हो कि यार आप 23 मार्च को या जो आपका रिपब्लिक डे होता है उसके ऊपर आप शो करें कि भाई हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। लोग कहेंगे यार वाह क्या बात है, हाँ आपके पास खाने को भी, आपके पास दाने भी हैं और आपके पास वेपन्स भी है, अच्छे लगते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि इन सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर मैंने शायद इस चीज़ के ऊपर पहले भी थोड़ी बहुत बात की होगी, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि यार लोगों की ज़िंदगियाँ अगर है और वो लोग हैं, अगर ये मुल्क है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम की होंगी। आप मिसाइल, जहाज़, बंदूकें शंदूकें जो भी आपने लेनी है वो करें, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, हम किसके लिए फिर ये कर रहे हैं? सिर्फ ज़मीन, अगर इस ज़मीन पे ये इंसान नहीं होंगे, मतलब ये पाकिस्तानी जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा? आप इसको करेंगे क्या? बेशक वो हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल हो या फिर हमारे पास बाकी मिसाइल्स हों या बाकी चीज़ें हों, हम इसका करेंगे क्या? फिर इसको हम कंपेयर करना कि हिंदुस्तान ने राफ़ेल लिया तो वो ऐसा है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है, मतलब ये शायद दुनिया का एक हमने दस्तूर बना दिया कि अगर मेरे हाथ में कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज ये मोबाइल है, तो मैं कहूँगा यार ये क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल है तो ये सबसे अच्छा है। बेशक लोगों के पास इससे अच्छे होंगे, लेकिन क्योंकि ये मैं यूज़ करता हूँ तो ये सबसे अच्छा है। इसी तरीके से जहाज़, मैं ये नहीं कहता कि ये जहाज़ अच्छे नहीं होंगे चाइना के, लेकिन आज भी चाइना इस वक्त भी 2021-22 में भी चाइना फ्रांस के जो पास जो टेक्नोलॉजी है, यूके के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजीज़ है, जर्मनी के पास जो टेक्नोलॉजी है, इटली के पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी, उस लेवल तक चाइना न पहले पहुंचा था, न अब पहुंचा है और मुझे यकीन है कि न आइंदा पहुंचेगा। तो ये कंपैरिजन मेरे ख्याल में ये अहम ही है कि मैं कहूँ कि नहीं जी राफेल, बेशक वो हिंदुस्तान ने ना खरीदा हो, राफेल हिंदुस्तान ने किसी और ने रखा हो या सिर्फ फ्रांस ने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नो डाउट अबाउट दैट कि वो बड़ी एक जिसे कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी होती है, उसके ऊपर आपको एक यकीन होता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो बेस है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि यार आपको लगता है कि हाँ यार वाकई एक कोई चीज़ है। मतलब आज हम कोई जर्मन मेड कोई चीज़ उठा लें हाथ में
और उसके मुकाबले में चाइना वो मेड कोई चीज़ कर ले, तो यकीन करें आपको साफ फ़र्क नज़र आता है। बेशक आपको उस चीज़ की पहचान ना हो, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क जो है ना उसको देख कर लग रहा होगा। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट भी ना हो, मैं भी जहाज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, शौक मुझे बहुत है।